बेंडिंग स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेन, ये भी एक तरह का नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन ही है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है। जो हमने अभी पढ़ा था सिंपल या फिर डायरेक्ट नॉर्मल जो पढ़ा था उससे थोड़ा सा फर्क है, ये भी पर एक तरह का नॉर्मल स्ट्रेस है। तो इसमें हमने क्या करा है, जो हमारी बॉडी है या जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको बेंड कर दिया है, ठीक है, उसे मोड़ दिया है। और कैसे मोड़ दिया है, ये ऑब्जेक्ट था, इस पे हमने मोमेंट लगा दिया गया है, दोनों तरफ से ऐसे मोमेंट लगाया गया है। तो इस वजह से इसकी शेप, इसका आकार इस तरह का हो गया है। देखिए पहले ई एफ एच जी एच शेप थी इसकी, और अब कैसी होगी है, ई डैश एफ डैश जी डैश और एच डैश। ठीक है, ये एन ए मैंने बनाया हुआ है एक न्यूट्रल एक्सिस, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। और यहाँ पर भी ये एन ए ही है। होगा क्या, जब ये बीम मुड़ती है तो ऊपर से थोड़ी छोटी और नीचे से थोड़ी फैल जाती है। ठीक है, बेंडिंग समझाने के लिए मैंने एक इरेजर ली है ये वाली, क्योंकि मैं असली मेटल को अभी ऐसे मोड़ के नहीं दिखा सकता, उतना बजट नहीं है अभी हमारा कि मैं ऐसे मोड़ के दिखाऊं आपको पूरा एक्सपेरिमेंट। पर समझाने के लिए देखिए क्या है, ये एक इरेजर, एक रबड़ ली है मैंने, और इसको मैं बेंड करके दिखाऊंगा। तो देखिए क्या होगा, ये जब मैंने मोड़ा, आप देख पा रहे हैं ऊपर की जो लाइन है ये तो ये खिंच के लंबी हो गई, पर नीचे वाली छोटी हो गई। ऐसे करके बेंडिंग होती है। ठीक है, देख सकते हैं आप बेंडिंग कैसे होती है। इसी तरह होती है मेटल में भी, पर इतनी ज़्यादा विग्रस नहीं होती बेंडिंग, छोटी होती है, पर यही सेम प्रोसीजर होता है। ऊपर वाला सरफेस अगर मैं ऐसे मोड़ूंगा तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, नीचे वाला छोटा हो जाएगा। और अगर ऐसे करता हूँ तो नीचे वाला ज़्यादा बड़ा सरफेस हो गया और ऊपर वाला छोटा हो गया। बीच में कहीं होगा इसके न्यूट्रल एक्सिस। तो अगर हम देखें इसे, इसको सीधा करके अगर हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। ठीक है, ऊपर का छोटा, नीचे से बड़ा। तो इस समय अगर हम स्ट्रेन निकालना चाहें तो वो रेगुलर नहीं आएगा या इकसार नहीं आएगा। ऊपर से आप देखो तो यहाँ पे लाइन खींचेंगे हम, यहाँ से कुछ ज्यादा है, यहाँ पे कुछ ज्यादा है, बीच में ना के बराबर है। तो इस तरह जो स्ट्रेन है वो भी इकसार नहीं आएगा, ऐसा ही स्ट्रेस है वो भी इकसार नहीं आएगा। इसलिए ये सिंपल स्ट्रेस, सिंपल जो नॉर्मल था हमारा, उससे डिफरेंट हो जाता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या होगा। तो जो बेंडिंग स्ट्रेस है उसका फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, उसे हम सिग्मा बी से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह का नॉर्मल स्ट्रेस है तो इसे भी हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है एम वाई अपॉन आई। एम क्या है, यहाँ पे एम है बेंडिंग मोमेंट जो आप लगा रहे हैं, वाई क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है ये अभी आपको बताऊंगा। और आई क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आप सब जानते होंगे। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं। अब बात आती है स्ट्रेन कैसे निकालें, बेंडिंग स्ट्रेन। तो देखिए, जब ये कोई हमारा बेंडिंग की वजह से मुड़ता है ऑब्जेक्ट, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने आपको इतना ज्यादा दिखा रखा है। अगर आप लोहे की, स्टील की बात करें तो इतना ज्यादा नहीं मुड़ेगा। बीम भी अगर हम लगाते हैं तो उसमें बहुत ही कम फर्क आता है, ये दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बनाया है। तो ये जब मुड़ता है तो ये एक सर्कल का आर्क बनता है। ठीक है, और इस अगर सर्कल का आर्क है तो कहीं ना कहीं सर्कल का सेंटर भी होगा। तो उस सेंटर को मैंने ओ से डिनोट किया है। अगर ये बहुत ही हल्का सा मुड़े तो उसका ओ बहुत ज्यादा ऊपर खिसक जाएगा, वो हम दिखा नहीं पाएंगे। तो इसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ऐसे दिखाते हैं ताकि समझ भी आ जाए। अब देखिए, जो एच डैश जी डैश है ये एच जी से छोटा हो गया है। ठीक है, और ई डैश एफ डैश है, ये ई एफ से बड़ा हो गया है। पर एन ए जो था वो एन ए ही रहा है, क्योंकि जब बॉडी ऊपर से छोटी हुई है, नीचे से बड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में एक जगह ऐसी जरूर होगी जहां पर बॉडी जितनी पहले थी उतनी ही होगी। उसको हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। ये जरूरी नहीं है कि न्यूट्रल एक्सिस बिल्कुल बीच में ही आए, वो ऊपर नीचे खिसक सकता है, पर कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में यहाँ ही आएगा। तो इसलिए हम उस वाले लाइन को, उस वाले प्लेन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है, वहां पर ना तो एक्सपेंशन होता है ना कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो जैसा था वैसा ही होता है, उसको कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो हमने जो सर्कल बना है, इसका सेंटर ये है, ये उसकी आर्क है, उस सर्कल का जो रेडियस है उसको हमने नाम दिया है आर। अब ये सर्कल कहां से कहां तक है, ये न्यूट्रल एक्सिस से बनाया गया है सर्कल, नीचे वाले पॉइंट से नहीं, ऊपर वाले पॉइंट से नहीं। कहां सर, कहां से बनाया, न्यूट्रल एक्सिस से बनाया। ऐसा क्यों करा गया है, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पहले और अब भी बराबर है, इसलिए हमने ऐसा करा है। न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस लिया गया है वो y लिया गया है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। ऊपर जाओगे, अगर यहां पर भी रहोगे तो इसे भी हम y बोलेंगे। ठीक है, y की वैल्यू बढ़ती घटती हो सकती है, तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस y होगा। y की कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी, ये चेंज हो सकती है। तो आगे देख लेते हैं।
और जब ये एंगल बना तो इसे मैंने बोला डी थीटा। डी थीटा क्यों बोला गया है? कभी भी किसी के सामने अगर डी लगा हुआ हो तो क्या मतलब है उसका? स्मॉल चेंज। तो यानी कि ये जो एंगल है ये बहुत ही छोटा है। अगर एक लाइन आपकी खिंची हुई है और उसका आप एंगल निकालने बैठे, इसे सर्कल बनाए, तो उसका डी क्या आएगा? उसका डी जीरो आएगा। बिल्कुल अगर स्ट्रेट लाइन है तो अगर उससे सर्कल बनाना चाहें तो कोई सर्कल नहीं बन पाएगा स्ट्रेट लाइन से। इसका मतलब जो एंगल है वो जीरो है। आप इसे हल्का सा बेंड कर दीजिए, हल्का सा बेंड, तो जो एंगल बनेगा वो बहुत ऊपर जाकर बनेगा, बहुत ऊपर, और लाइन बिल्कुल पतली होती चली जाएगी ऐसे ऐसे, और ये जो एंगल बनेगा वो बहुत ही छोटा होगा। तो इसलिए उस एंगल को डिनोट करने के लिए हम क्या कहते हैं? डी थीटा। अगर एंगल बड़ा होता है तो हम उसे थीटा भी बोल सकते हैं। तो आगे चलते हैं, इसे मैं रब कर देता हूं। अब हमने क्या करा है? हमने निकालना चाहा स्ट्रेन ऑन टॉप सरफेस, यानी कि ऊपर वाले सरफेस पे कितना स्ट्रेन आ रहा है। तो ऊपर वाला सरफेस क्या है? एच डैश जी डैश है। स्ट्रेन को हम सिंबलाइज करते हैं किससे? एप्सिलॉन से। ये भी एक ग्रीक लेटर है, इसे एप्सिलॉन पढ़ते हैं। स्पेलिंग अगर आप देखना चाहें तो एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसे भी किससे डिनोट करते हैं? एक ग्रीक लेटर से। तो स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या है? चेंज इन लेंथ है यानी कि जो प्रेजेंट लेंथ है माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो प्रेजेंट लेंथ है हमारी एच डैश जी डैश माइनस ओरिजिनल एच डैश एच जी अपॉन ओरिजिनल एच जी। अब देखिए न्यूट्रल एक्सिस हमारा कितना आया? आर डी थीटा। ये कैसे आया? ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है। आर्क, अगर आप एन ए को निकालना चाहें तो आर किसके बराबर होगी? रेडियस इंटू एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। तो आर डी थीटा किसके बराबर हुआ? एन ए के। एन ए किसके बराबर हो गया? आर। ये सर्कल की प्रॉपर्टी है। मुड़ने से पहले जब तक ये बेंड नहीं हुआ था, एन ए जो है हमारा किसके बराबर था? एच जी के बराबर था, ई एफ के बराबर था। तो एन ए एच जी के बराबर है, ई एफ के बराबर है। पर बेंड होने के बाद ये एच जी क्या हो गया? एच डैश जी डैश हो गया, वो अलग चीज है। तो अभी हम देखते हैं एच डैश जी डैश क्या हो गया। तो इस वाले सर्कल पे आते हैं। एच डैश जी डैश हुआ हमारा ये वाला लेंथ इंटू डी थीटा। अब ये वाली लेंथ कितनी है? ये थी आर, और उसमें से हम y माइनस कर देंगे तो क्या हो गया? r माइनस वाई इंटू डी थीटा। उसके बाद क्या है? जो एच जी था, एच जी किसके बराबर? एन ए के बराबर है, और एन ए कितना है? आर डी थीटा। तो ये आर डी थीटा रखा, एच जी को आर डी थीटा रख दिया, तो स्ट्रेन कितना आ गया? ये कैलकुलेट करेंगे तो माइनस वाई बाय आर। ये माइनस क्यों आ गया? माइनस का मतलब है कि ये फैला नहीं है, सिकुड़ गया है, ठीक है। चेंज इन लेंथ नेगेटिव आ गई, यानी कि ये पहले से छोटा हो गया है। अगर आप स्ट्रेन निकालोगे बॉटम सरफेस पे जो कि ई डैश एफ डैश है, तो उसमें भी यही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, और वो आ जाएगा वाई बाय आर, यानी कि इस बार पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब है कि ये लेंथ जो है पहले से बड़ी हो गई, ठीक है। जो हम बेंडिंग मोमेंट लगा रहे हैं इस तरह, ये अलग अलग तरह से लग सकता है। ये किस किस तरह लग सकता है? आपकी बीम एक तरफ से फिक्स है, किसी दीवार में गड़ी हुई है, और आप उसके ऊपर इस तरफ से मोमेंट लगा दीजिए, यहाँ पे खड़े हो जाइए, तो बीम कैसे बैंड होने की कोशिश करेगी? इस तरह हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है। और बीम दोनों तरफ से फिक्स है, आप बीच में खड़े हुए हो तब भी बीम बैंड हो जाएगी। तो इन सब तरीके से ये बेंडिंग स्ट्रेस हमारा लगता है। शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन ये कैसे डिफरेंट है नॉर्मल स्ट्रेन से? नॉर्मल में क्या होता है? नॉर्मल में परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर लग रहा था। इसमें क्या है? सरफेस के बिल्कुल साथ साथ लगेगा। ये सरफेस है तो फोर्स सरफेस के साथ लगेगी, तब होता है शियर। तो देखो यहाँ पे ऐसे मैंने बना के दिखा रखा है, एक क्यूब ले रखा है और उस पर सरफेस के साथ साथ फोर्स लगाई हुई है। मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ आपको मॉडल से। तो ये क्यूबॉइड ले लिया मैंने, ठीक है, और इस पे अगर फोर्स लगती है ऐसे नॉर्मल 90 डिग्री पे, तो क्या होगा? ये नॉर्मल आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन आएगा। जैसे मैंने ये फोर्स लगाई और अंदर की तरफ फोर्स अगर लगाता हूं हाथ से तो नॉर्मल आएगा दोनों तरफ से। पर अगर मैं क्या करता हूं, सरफेस पे हाथ रखा मैंने और सरफेस ऐसा है, तो इसी डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स लगाऊंगा और यहां से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? देखिए क्या होगा। तो देखिए इसकी शेप ऐसी हो गई, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, शेप इस तरह बदल गई। क्या इसका डायमेंशन चेंज हुआ? डायमेंशन चेंज नहीं हुआ, जितना पहले था उतना रहा। अब भी जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है। तो फिर क्या चेंज हुआ? चेंज हुआ है एंगल में। यहाँ पे 90 डिग्री में था और यहाँ पे एंगल वो कम हो गया है। तो चेंज कैसे पता लगाएंगे हम? ये चेंज आ गया है, इसको हम बोलते हैं फाई। तो इस वाले स्ट्रेन में हम लेंथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, सिर्फ एंगल कम या ज्यादा होता है। तो इसलिए जो स्ट्रेन होगा वो आप कभी भी डेल्टा एल और एल से नहीं निकाल पाओगे। वो क्या होता है?
हमारा एंगल में नपता है, तो हम tan इनवर्स में निकालते हैं। कैसे निकाल सकते हैं इसको? ट्राइंगल मैंने बना दिया है, 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से आप निकाल सकते हो इसका फाई, जिसे हम कहते हैं शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन को डिनोट किया जाता है फाई से, ये भी एक ग्रीक लेटर है। अब बात करते हैं शेयर स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस कैसे आया, उसे हम कहते हैं टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से, जो कि ग्रीक अल्फाबेट है। और एवरेज अगर हम निकालना चाहें तो वो फोर्स अपॉन एरिया, जो कि अब फॉर्मूला था स्ट्रेस का, आप जानते हैं। पर यहाँ पे मैंने एवरेज क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो स्ट्रेस है वो इकसार नहीं लगेगा। वो जब आप जैसे देखोगे बॉडी के अंदर तो वो इकसार नहीं लगेगा, जैसा कि अब तक हमारा रेगुलर लगता आ रहा था। इसमें चेंज होगा, तो इसलिए एवरेज लिया गया है। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक बिंदु पे, किसी एक विशेष बिंदु पे निकालना चाहें तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होगा, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसे डिस्कस करने के लिए मुझे आपको बहुत सारी चीजें और बतानी पड़ेंगी, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ऐसे ही अब हम देख लेते हैं शेयर स्ट्रेस का दूसरा पार्ट, जो कि है टॉर्शनल स्ट्रेस। ये भी एक तरह का शेयर है, पर ये उसका सेकंड पार्ट है, दूसरा सब कैटेगरी है। टॉर्शन में क्या होता है, मोड़ देते हैं किसी को, ठीक है, ऐसे आपने पकड़ा और उसे मरोड़ दिया तो उसमें टॉर्शन आएगा। यहाँ से फिक्स है, इस वाले मैंने जो एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है इसको ऐसे मरोड़ दिया, तो अभी जो एक सीधी लाइन मैंने खींची हुई है ए बी, और ये उसका सेंटर है। अगर आप यहाँ सर्कुलर है इसका क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ से सेंटर है, तो एक लाइन अभी खींची हुई है टॉर्शन लगाने से पहले। अब जब इसमें टॉर्शन लग जाएगा तो ये घूम जाएगा, जितनी लेंथ थी उतनी ही रहेगी। चेंज क्या होगा, ये लाइन पहले ऐसी थी, अब कैसे हो गई, इस तरफ हो गई, ये मुड़ गई है, ठीक है। तो अब इसमें क्या चेंज आया, लेंथ में फर्क आया? कोई नहीं आया। अब भी एक एंगल से ट्विस्ट हो गया है ये, तो वही एंगल हम क्या कहेंगे उसे, शेयर स्ट्रेन। तो वो एंगल क्या है, ये रहा फाई, और ये वाला एंगल क्या है, ये है एंगल ऑफ ट्विस्ट। इस एंगल से आपने इसको ट्विस्ट कर दिया है, ये आपका शेयर स्ट्रेन। और इसका अगर आप निकालना चाहो शेयर स्ट्रेस, तो वो क्या है, ये क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया है ये वाला, इसको ऐसे करके दिखा दिया है। ये भी कांस्टेंट नहीं रहेगा क्रॉस सेक्शन के अलोंग, किनारों पर सबसे ज्यादा, किनारों पर आप देख पा रहे हैं इस तरह आपका शेयर लगेगा सरफेस के अलोंग अलोंग, और जैसे आप बीच में जाओगे तो यहाँ पर बिल्कुल जीरो हो जाएगा शेयर स्ट्रेस। इसके फॉर्मूले भी काफी बड़े हैं, वो इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, साथ के साथ मेरे साथ ये चीजें जानते रहिए, आगे हम उस लेवल तक जरूर पहुंचेंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जो मैं मॉडल बनाकर डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाता हूं, क्या उससे ज्यादा कुछ समझ आता है, या आप कुछ चाहते हैं कि ऐसा ना करो, या सुधार कुछ चाहते हैं, तो कृपया मुझे वो जरूर बताएं, क्योंकि इससे आगने वाली जो वीडियोस हैं वो बेहतर हो पाएंगे और आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपका फीडबैक देने के लिए आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद।